वार्ता में आप सभी आदरणीय मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत है। हम काफ़ी समय बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। ये कैंपेन 2023 से चल रही है, परंतु यहाँ शिमला में प्रेस वार्ता नहीं हो पाई। मैं सुखदेव विश्व प्रेमी, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान, पिछले 30 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहा हूँ और 2023 से सघन रूप से ये जो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के लिए जो राज्य गठबंधन है इसके सदस्य के रूप में जुड़ा हूँ। तो आज जो मुख्य जो प्रेस वार्ता का एजेंडा है वो यही है कि ये अनुसूचित जाति विकास निधि कानून क्या है, ये योजना क्या है, क्यों लाई गई और हम क्या डिमांड कर रहे हैं। तो हमने 28 तारीख को एक रैली की यहाँ पहली बार हिमाचल की राजधानी में दस्तक दी और ये रैली हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के लिए राज्य गठबंधन के 32 के लगभग जो पार्टनर ऑर्गेनाइजर्स थे वो शामिल हुए और हम पंचायत भवन के परिसर से लेकर के अंबेडकर चौक पर गए और वहाँ धरना दिया। हालांकि हमने विधानसभा आना था परंतु हमें वहीं रोक दिया गया। तो वो था, हम प्रेस वार्ता कल करना चाह रहे थे परंतु विधानसभा के चलते जिन भी मीडिया प्रतिनिधियों से मिले उनका सुझाव था कि आप लोग 30 तारीख को करें तो बेहतर रहेगा, तो इसलिए हम भी रुक गए। तो हमारे साथ भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ पूर्व अधिकारी आदरणीय डीपी चंद्रा जी भी हैं जो इस गठबंधन के गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। ये जो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाने का जो मुद्दा आया है, ये हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, 46 है, उसमें एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया था कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो पाए और उनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना पड़ेगा राज्य सरकारों को और उनकी लिए शैक्षणिक और आर्थिक विकास की योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो ये एक संविधान में ही प्रोविजन था। तो इसके चलते 79 के दौर में पहले शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान का प्रावधान हुआ और जो 6th 5-year प्लान आया 1980 में, उसमें फिर इसको औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना के नाम से शुरू किया गया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट था आर्टिकल 46 के तहत, उस मैंडेट के तहत जो है ये योजना बनाई गई 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी के अनुपात में कुल योजना बजट का, उनकी आबादी के अनुपात में कुल योजना बजट का जो है उनके अनुपात में बजट एलोकेट करना पड़ेगा और उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि ये बजट जो है प्रोपोर्शनेट होगा, अनुपातिक होगा। और तीसरा उसका उद्देश्य था कि ये पैसा ना डाइवर्ट होगा ना लैप्स होगा। तो इसके चलते इस 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई। तो 2001 में एक अध्ययन किया गया कुछ संगठनों द्वारा कि जिस उद्देश्य के लिए वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो 2001 में जो हमारा समाज में पाया गया कि वो पैसा जिस उद्देश्य के लिए खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हो रहा है और जितना वो उनके प्रोपोर्शनेट अनुपात में एलोकेट होना चाहिए था, आवंटित होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो 2001 से लेकर के 12 तक जो है वो कैंपेन कोई मीडिया में चलती रही, राष्ट्रीय स्तर पे एक
इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के प्रतिनिधि भी रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के, आदरणीय मालेपल्ली लक्ष्मैया जी, वो उन्होंने एंकर किया। वो एक हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उसके चेयरपर्सन है। तो उन्होंने एक मीडिया के थ्रू पूरे देश में कैंपेन चलाया कि भी ये जिस उद्देश्य के लिए योजना की शुरुआत की वो पूर्ति नहीं हो रहे हैं। और 12 में हम सब लोग, हम भी भागीदार थे। हिमाचल प्रदेश से सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान भी एक हिस्सा था और राष्ट्रीय स्तर पे एक गठबंधन बना, अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि के लिए राष्ट्रीय गठबंधन, हम उसका पार्ट थे। और हमने डिमांड की कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, उसी तर्ज पे पूरे देश के स्तर पे जो है अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनना चाहिए। तो वो मांग की और हमने एक ड्राफ्ट बिल बना करके भी सरकार को दिया। उस वक्त जो है यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी और सारे अपोजिशन से भी मिले हम, और जो सत्ताधारी पार्टी थी यूपीए के जो जितने भागीदार पार्टियां थी उनसे भी मिले और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। परंतु 14 में जब बदलाव हुआ, सरकार बदली, तो वो मूवमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो फिर वो नीति आयोग बन गया, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, उपयोजना ही खत्म हो गई। अब वो कुछ राज्यों में वो अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के नाम से वो कार्यक्रम ही हो गया, क्योंकि नीति आयोग का वो शुरुआत हो गई और योजना आयोग खत्म हो गया। परंतु वो कुछ राज्यों में वो मूवमेंट केंद्रित हुई और तेलंगाना में, आंध्रा में आंदोलन शुरू हुआ 12-13 से, और 17 में पहला कानून तेलंगाना में बना। और इसी तर्ज पे आंध्रा में, संयुक्त आंध्र प्रदेश था और तेलंगाना में, वहां वो 2 राज्यों में कानून बने। उसकी तर्ज पे 18 में कर्नाटक में कानून बन गया और 22 में राजस्थान में कानून बन गया और 24 में तमिलनाडु में कानून बना। तो ये जो कानून इन 5 राज्यों में बने, ये कानून बनने से वहां जो अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में योजना बजट का जो प्लान बजट होता है स्टेट का, उसका पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आ रहा है और वो उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास पे खर्च हो रहा है। हमने पिछले वर्ष भी विजिट किया था तेलंगाना का और इस वर्ष भी हम गए, तो वहां ये देखा कि एक तो पहला जो काम हुआ है वो स्कॉलरशिप के लिए हुआ है कि भी जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन है, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, और दूसरा हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप का। एक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है जो पूरे देश भर से 125 बच्चे हर साल जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका क्राइटेरिया होता है कि आपको पहले एडमिशन मिलनी चाहिए और टॉप जैसे प्रायोरिटी होती है, मेरिट बनती है कि जो टॉप की दुनिया की जो विश्वविद्यालय हैं 125 में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। वो मास्टर के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप है, पीएचडी के लिए 2 करोड़ की स्कॉलरशिप है, और उसी तरह से जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एमटेक है या एमडी है, एमएस है या कोई और कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी वो स्कॉलरशिप मिलती है। परंतु वो दुर्भाग्य है वो भी कि भी अगर 20 करोड़ की आबादी है देश में तो 125 बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलती है। और बड़ा जैसा यूपीएससी का कंपटीशन होता है उसी तरह से उसका कंपटीशन भी होता है, वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये तो उन्होंने तेलंगाना में क्या किया कि उस स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने सब्सिडाइज किया कि कुछ स्कॉलरशिप हम भी देंगे एनओएस के लिए, बच्चों के लिए पोस्ट और जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अलावा, हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप के अलावा एनओएस के लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। तो वहां से भी 130 बच्चे हर साल 130-120 बच्चे उसी राज्य से विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। दूसरा, उस राज्य में जो काम हुआ है वो रेजिडेंशियल स्कूल, लड़कियों के लिए अलग रेजिडेंशियल स्कूल है, छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए अलग है, और उनको नाम दिया गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस रेजिडेंशियल स्कूल। अच्छे स्कूल हैं, स्मार्ट क्लासेज होती हैं। हमने 2-3 स्कूल का विजिट किया, तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के +2 तक वो स्कूल हैं, उनके लिए हॉस्टल भी हैं वहीं और पूरी फैसिलिटीज है। इसके साथ साथ कुछ रेजिडेंशियल कॉलेज हैं, खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए रेजिडेंशियल कॉलेज भी बने हैं। और इनका जो बजट डिस्प्ले किया हुआ था वहां,
तो अब जब हम इस साल गए 28 जनवरी के आसपास, तो डिस्प्ले किया हुआ था, तो आज की डेट में वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस ने भी उसको 15% इंक्रीज किया हर आइटम को। तो हमने वहां भी मीडिया के साथ भी बात की कि हम इसका वेलकम करते हैं कि जो पिछली सरकार ने एक कानून बनाया, उसके तहत जो योजनाएं बनाई अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए, तो कांग्रेस सरकार ने भी अगर उसमें बढ़ोतरी की है तो ये स्वागत योग्य कदम है। तो दूसरा जो काम हुआ है शिक्षा के साथ वहां, वो एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ है कि वहां एक दलित बंधु योजना है और उसमें 10 लाख की ग्रांट है। और आप लोगों को भी मालूम होगा हिमाचल प्रदेश में भी एक शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और वो 50 लाख ऋण लेने का में भी चप्पलें घिस जाती है। मैं पंचायत में रहा हूं, 2 बार पंचायत प्रधान रहा हूं, हमने देखा भी किस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। अब वो 5 लाख तक लोन का प्रोविजन कर दिया, पर बड़े कम लोगों को लोन मिलता है और चक्कर काट के थक जाते हैं। परंतु वहां ग्रांट का प्रोविजन है, 10 लाख तक जो है वो ग्रांट वो देते हैं दलित बंधु योजना में, कोई भी एंटरप्रेन्योर, और 10 लाख से लेकर के 2.5 करोड़ तक बड़ा जो स्टार्टअप है उसके लिए उन्होंने प्रोविजन किया। दूसरा काम एंटरप्रेन्योरशिप का ये हुआ। तीसरा काम ये हुआ है कि जो लैंडलेस का इशू है, आज भी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है कि यहाँ 1,27,000 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन लोग हैं। वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पे बसे हैं या वो कहीं जंगल की जमीन पे बसे हैं, राजस्व भूमि पे बसे हैं। वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आप लोगों ने भी पिछले दिनों यहाँ प्रोटेस्ट भी देखा, किसानों ने किया, भूमिहीनों ने किया। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जमीन दे, कि आजादी के बाद अगर आज तक भी हमारे पास जमीन नहीं है तो हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। दूसरी तरफ हम आजादी का 75वां पर्व मना रहे हैं आजादी का, तो वो इस दौर में भी अगर हम भूमिहीन है तो हम नागरिक नहीं है। तो 1,27,000 परिवार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में, हमने ये, मैं ऐसा आंकड़ा नहीं कह रहा हूं, हमने जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस 2011 के उसका विश्लेषण किया है और विश्लेषण में ये आंकड़े आए। तो उसमें एक तो खेती योग्य भूमि का मुद्दा है, दूसरा आवासीय भूमि का मुद्दा है। खासकर जो सफाई कामगार हैं, जो शहरों में रहते हैं, वाल्मीकि समुदाय है, वो अधिकतर परिवार जो हैं आवासीय भूमिहीन है। और कुछ एरियाज में खेती योग्य भूमि भी ऐसी है, जैसे सिरमौर का एरिया है, वहां वो सामलात की जमीन पे बसे हैं। फिर 2001 में और फैसला आ गया और उससे वो बेदखल हो रहे हैं। कांगड़ा में भी उसी तरह से है कि लैंड रिफॉर्म का जो हिमाचल में प्रोसेस चला 1960 के बाद 80 तक, 80 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आने के बाद वो बंद हो गया। तो उसके बाद जितने भी पेंडिंग केस थे, कई नोटिफिकेशन आई पर वो नहीं हो पाए। तो मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रहा हूं कि तेलंगाना में 3.5 एकड़ जमीन खरीद कर दी सरकार ने इस कानून के बनने के बाद, कि 3.5 एकड़ का मतलब है 17.5 बीघे, 17.5 बीघे जमीन खरीद के दी। हम उन किसानों से मिले, महिला किसानों के नाम पे जमीन दी है, ज्वाइंट पट्टा दिया है वहां, और उनको जमीन दी, इरिगेशन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। हम मिला, उन्होंने कहा कि कुछ कुछ लोगों के लिए वहां बोरवेल लगाया गया और रूटीन में वो दिया जा रहा है। तो ये एक तीसरा वहां एक बड़ा काम हुआ है। चौथा काम ये हुआ है कि जो हम कह रहे हैं कि जो आवासीय भूमिहीन परिवार है हिमाचल प्रदेश में भी, देश के अन्य राज्यों में भी, उनके लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट का विजिट कर पाए। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, तेलंगाना हैदराबाद से कोई 100 किलोमीटर की दूरी पे सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट है। सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी के नाम पे 2000 मकान बने हैं, कमरे बने हैं, 2 BHK के कमरे बने हैं उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है। 2 कमरे हैं, बाथरूम किचन है और वो टॉयलेट अटैच्ड है। तो वो 2 BHK का 2 BHK का जो है रूम बने 2000, एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई है डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी के नाम पे। तो ये एक बड़ा काम हुआ। तो इसके अलावा और भी कई स्कीम्स हैं, जिस तरह से और राज्यों में कई स्कीमें हैं, पर मैं मुख्य तौर पे कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ जो आवासीय भूमिहीन है और जो खेती योग्य भूमिहीन लोग हैं उनके लिए वो स्कीमें बनाई गई है। तो ये बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो हम ये जो डिमांड है, अब 2012 से हम भी हिमाचल में भी कोशिश की हमने, 2014 में भी एक अध्ययन किया हमने कि ये पैसा कहां कहां जा रहा है।
अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, हम किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपए में से 33 रुपए आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए एलोकेट करने हैं। बाकी जो 77 रुपीज हैं वो कहीं भी जाएंगे, दूसरे कामों में, दूसरे समाज के कामों में जाएंगे। हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके तहत ही 33 रुपीज मांग रहे हैं। तो वो प्रोविजन जब हमने वो पहला अध्ययन किया 14 में, तो 14 में ये पाया गया कि वो पैसा डाइवर्ट हो रहा है। वेटनरी डिस्पेंसरीज की बिल्डिंग्स बन रही हैं, शिमला का बस स्टैंड बन गया था, ये ओल्ड बस स्टैंड उस टाइम शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे से बन गया, बड़ा सवाल उठा उसका। तो इस तरह से ये पाया गया। तो 14 से पिछली गवर्नमेंट से भी हमने डिमांड की, और फिर ये लगा कि अलग अलग बात करने से हमने ये सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान के माध्यम से मांग पत्र दिए, सरकारों से मिले भी, पहली बार एक धरना भी दिया था हमने 2016 में अम्बेडकर चौक पे, लोग अपने किराए पे पहुंचे, 500 के लगभग लोग पहुंचे। तो इन मुद्दों पे, सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, परंतु ये लगा कि अब ये जो मुद्दा है इस मुद्दे पे इकट्ठे होना चाहिए और इकट्ठे होकर के हम लोगों को एक मुद्दा आधारित गठबंधन बनाना चाहिए। तो मैं अब इससे पहले थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगा कि ये जो हमने ये लिखा है कि सरकार का जो घोषणा पत्र है, तो जो पार्लियामेंट का जो घोषणा पत्र है जो लोकसभा चुनाव का, उसमें इनका 14 पॉइंट था, 14वें नंबर पे इन्होंने वादा किया है कि हम आबादी के अनुपात में जो बजट का आवंटन करेंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आबादी के अनुपात में, और उसके आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करते हुए इसके लिए कानूनी प्रावधान करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक्ट की बात भी की है, तो वही हम याद दिलाना चाह रहे हैं। तो आगे ये जो प्रक्रिया रही राज्य गठबंधन की, क्या क्या हमने संघर्ष किया, किस तरह की पैरवी की, तो इसके बारे में हमारे भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी आदरणीय डीपी चंद्रा जी बात रखेंगे कि किस तरह की जर्नी रही और हम कहां तक पहुंचे। आदरणीय चंद्रा साहब। आप सभी जो मीडिया के बंधु हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी विधानसभा में व्यस्त होने के बाद आज रेस्ट नहीं किया, हमें समय दिया और इस वार्तालाप में शामिल हुए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सुखदेव जी के काफ़ी विस्तार से इन्होंने बता दिया है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि इन्होंने बताया कि पहला एक्ट जो है तेलंगाना में बना था, तो उन्होंने 2014 में जाके वो संघर्ष शुरू किया था और 2017 में जाके उनका वो एक्ट बना था। 4 साल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उसमें जो महिलाएं थी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें जो हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो उसमें देखा कि वहाँ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि पहला एक्ट था, एक रास्ता निकालने में समय लगता है, जब एक बार रास्ता बन जाता है तो उस पर आगे आदमी और आगे रास्ता बनता रहता है और दूसरों के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तो इसी को देखते हुए जब हमने सोचा कि हिमाचल में भी जब ये प्रेमी साहब वगैरह वहाँ विजिट किया इन्होंने और इतना उसमें परिवर्तन देखा, तो फिर स्टेट में भी लगा कि यहाँ भी हम एक इस मुहिम को शुरू करें। तो आदरणीय जो मल्लपल्ली लक्ष्मणैया जी थे, जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे इस कानून को बनाने में, और उनसे हमने सहयोग लिया और वो मार्च 2023 में पालमपुर में उन्होंने पहली मीटिंग हमने कंडक्ट की। पालमपुर के कंडवाड़ी एक जगह है, तो मार्च के पहले हफ्ते में वहाँ इस मीटिंग का आयोजन किया और वहाँ ये फैसला हुआ कि एक समूह बनाया जाए, एक संगठन बनाया जाए, जो कि सब जितने भी सामाजिक हमारे घटक हैं, जैसे रविदास सभा है, कबीर सभा है, वाल्मीकि सभा है, एनजीओज हैं, इनका एक ग्रुप बनाया जाए, एक संगठन बनाया जाए, जिसको हमने वहाँ बनाया और उसका नाम रखा स्टेट कोलिशन फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ SC/ST सब प्लान, लेजिस्लेशन फॉर एनेक्टमेंट ऑफ SC/ST सब प्लान। तो इस तरह से वहाँ एक ये फैसला हुआ और बहुत वहाँ गाइडलाइंस बनी कि कैसे कैसे इसको आगे ले जाना है। तो उसके बाद फिर हमारा एक मॉनसून सेशन आया, यहाँ धर्मशाला में था। तो पहले तो उसके बाद बीच में हम जिलाधीश महोदय के द्वारा या कहीं जो फंक्शन, जैसे बाबा साहब का जन्मदिन था
14 अप्रैल को, उसमें भी हमने काफी पब्लिक मीटिंग्स में इस मुद्दे को लोगों के सामने रखा कि आपके हक की कहाँ हकमारी हो रही है, राइट्स का कहाँ इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो इस तरह से प्रचार किया। और जब मॉनसून सेशन था यहाँ धर्मशाला में, तो उस टाइम भी वो तो फिर अभी था, उससे पहले हम जो ये यहाँ का सेशन था मॉनसून का शिमला का, तो उसमें हमारा जो एक डेलीगेशन है वो यहाँ प्रतिनिधि मंडल यहाँ मिलने आए, और हम यहाँ मिले धनीराम शांडिल जी को जो सहकारिता मंत्री हैं, और नेगी साहब को जो ट्राइबल जनजाति क्षेत्र के विभाग के मंत्री हैं। उनसे हम मुलाकात की, और उनसे भी डिस्कशन के बाद उन्होंने हमें एक राय दी कि आप जो है ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एडमिट किया, ये माना कि हमारे जो बजट हैं वो 90 से लेकर 98% तक का बजट जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। ये मंत्री महोदय ने खुद इस चीज को माना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये हमें एक मार्गदर्शन दिया कि आप एक इसका मेमोरेंडम बना के, ज्ञापन बना के, और जो हमारे एमएलएस हैं रिजर्व कंस्टिट्यूंसी आरक्षित क्षेत्रों के जो एमएलएस हैं उनसे भी हस्ताक्षर करवा के, रिकमेंडेशन करवा के और मुख्यमंत्री महोदय को भेजे। तो उसी वक्त हमने वो एक मेमोरेंडम बनाया, और हमारे 17 तो हमारे शेड्यूल कास्ट के एमएलएज हैं, और 3 शेड्यूल ट्राइब के हैं। उसमें अब 3 जो हैं वो मंत्री बन गए हैं, 2 तो पहले ही मंत्री महोदय थे, और एक अभी गुम्मा साहब जो हैं वो भी मंत्री बन गए हैं। तो हमने 15 एमएलएज के हस्ताक्षर करवा के, माननीय एमएलएज के हस्ताक्षर करवा के सीएम साहब को ये डॉक्यूमेंट भेज दिया है। और उसके बाद फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आगे भी जब मीटिंग होगी हम आपका सीएम साहब से एक डेलीगेशन मिलवाएंगे। तो फिर हम आके अपने यहीं लगे, इसमें ज्ञापन वगैरह दिए हमने डीसी साहब के थ्रू, ब्लॉक के थ्रू, और एमएलएज के द्वारा, और अलग अलग कंस्टिट्यूंसियों से सीएम साहब को ये भेजे ज्ञापन। फिर 2023 के जो 24 का जो ये सेशन था हमारा यहाँ का तपोवन में विधानसभा का जो विंटर सेशन था, उसमें 19 दिसंबर को हमने एक रैली की। उसमें सभी समाज के लोग आए, और लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने वहाँ हिस्सा लिया। और उसमें फिर वहाँ भी हमने मुख्यमंत्री महोदय को विधानसभा में जाके, तपोवन में जाके वहाँ ज्ञापन दिया। और उन्होंने फिर उनके एक ओएसडी है, उन्होंने कहा कि इनसे आप मिलके और आगे का। सर ये बातें तो हो चुकी हैं, ठीक है, ठीक है। ज्ञापन दिया आपने, पहले भी ज्ञापन दी, उस ज्ञापन का क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? अभी भी आपने बोला कि यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बोला गया, क्या उसका निष्कर्ष? क्योंकि अगर पहले का निष्कर्ष नहीं निकला तो अभी का नहीं निकला। अभी तक तो कुछ नहीं निकला है, आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। तो आश्वासन पर कब तक टिके रहोगे? हाँ, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें नेशनल लीडर्स को भी, हमारे के राजीव साहब हैं जो SC ST माइनॉरिटीज और OBC के जो इंचार्ज हैं इस भारत के, और राहुल गांधी जी के एडवाइजर भी हैं, उनसे भी दिल्ली में मिले। राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे SC सेल के जो है कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम 8 तारीख को मिले हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और आए, उन्होंने कहा कि ये बात तो होगी सितंबर में आएंगे। हाँ, आश्वासनों पे तो इसी को देखते हुए हमने जो है ये 28 तारीख को अभी एक रैली की शिमला में। रैली आपने की, रैली के बारे में पूछना चाहूंगा। हाँ, उसमें तो काफी संगठन थे, आपकी बात की जाए, और आज आपको मात्र यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। नहीं तो अब बाकी चले गए ना। नहीं, यहाँ पर काफी है, जैसे BSP उसमें शामिल था आपके, और बहुत सारे संगठन थे। मैं क्लैरिफाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छुटक गए इसमें जो मैं आपको इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 28 तारीख को जब ये हमारा हुआ, तो उसमें हमारा ये सांकेतिक धरना था, और उसमें
32 जो हमारे संगठन इसमें जुड़े जो यूनिट जुड़े हुए हैं, उसका जो संगठन बना हुआ है, उसके डेलीगेट्स आए हुए थे, सिर्फ डेलीगेट्स थे, और उन्होंने ये सारा प्रक्रिया किया। उसके बाद हमने धनीराम शांडिल जी के द्वारा जो है वो सीएम को ज्ञापन भी दिया है। उसमें उसके बाद हमारा ये कोई इसका वो नहीं था कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करनी है, ठीक है। लेकिन जब धनीराम शांडिल जी का शाम को 28 को फोन आया उनके ओएसडी का कि भाई आप 29 को मीटिंग में आ जाइए, मीटिंग ले लेते हैं आपकी, है ना। तो हम मीटिंग में 29 तारीख को, मतलब कल हम वहाँ गए, तो वहाँ अपने शांडिल साहब थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो सोशल एम्पावरमेंट के हैं, और डायरेक्टर सोशल एम्पावरमेंट के जो ऑफिसर थे, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के, वो थे। और वहाँ यही डिसाइड हुआ कि इसके ऊपर हम एक प्रेजेंटेशन